नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के हमारी दुनिया बुक का ये इकाई 1 का क है। इसमें भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के प्रश्नों का उत्तर होगा। इसमें जो प्रश्नों का उत्तर होगा वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर है, खाली स्थानों के भरने वाले प्रश्नों के उत्तर है और 50 शब्दों में लिखे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो क्लास में पाएंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इसके बाद वाले वीडियो क्लास में आपको मिलेगा। अगर आप इस अध्याय को जो मैंने पढ़ाया है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। आपको सीक्वेंस वाइज बिहार बोर्ड की हमारी दुनिया बुक कक्षा 8 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देखेंगे तो आपको चैप्टर वाइज क्लासेस और फिर उसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो आप पहले क्लासेस को देख लें, मैंने उसमें चैप्टर को अच्छी तरह से समझाया है। उसके बाद आप इस प्रश्न उत्तर में आएं और प्रश्न उत्तर को भी हल करें और इसका नोट्स बनाएं। और वीडियो क्लास अच्छा लगता हो, आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखिए, बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्पों को चुनें। इसमें से 4 विकल्प आपको बुक में दिए गए हैं। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, यानी ये जो पृथ्वी है इसमें कितने प्रतिशत भाग पे स्थल है, तो वो 29% भाग पे ही स्थल है। शेष भाग में क्या है, जल ही जल है। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? आपको ऑप्शन में दिया गया है कि पहाड़ों पर, पठारों पर या फिर मरुस्थल में और मैदानों में। तो आंसर इसका क्या होगा, मैदानों में। क्यों होगा? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बसाव सुविधाजनक होता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जब हम सड़कें बनाते हैं या रेल लाइन को बनाते हैं तो हम आसानी से मैदानी क्षेत्र में सड़कों पर चल पाते हैं, हमारी गाड़ियां चल पाती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ियों का चलना, ट्रेन लाइन का चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अधिक पानी की उपलब्धता मैदानी क्षेत्रों में होते हैं। तो बसाव जो है, जनसंख्या का बसाव कहाँ अधिक होता है, मैदानी क्षेत्रों में होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? भू राजस्व विभाग ही भूमि से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो भू राजस्व विभाग ही रखते हैं, दूसरा कोई नहीं रखते हैं। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? आप अगर हमारे अध्याय को पढ़े हैं, मृदा, भूमि एवं जल संसाधन अध्याय को जो मैंने पढ़ाया है उसमें आप देखेंगे तो भूमि उपयोग के कुल 5 प्रमुख वर्ग हैं जिसमें हम भूमि का उपयोग करते हैं। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो मृदा में कुल 3 स्तर पाए जाते हैं। उसके बाद है, समोच्च रेखी खेती करना किसका उपाय है? तो ये मृदा अपरदन यानी भूमि का जो कटाव है उसको रोकने के लिए पहाड़ी ढलानों पर, पर्वतों के ढलानों पर जो भूमि खेती योग्य पर्वत पठार होते हैं उनके ढलानों पर हम छोटे छोटे क्यारियों में खेती करते हैं। उन पहाड़ी ढलानों पर वो क्यों करते हैं? मृदा अपरदन को रोकने के लिए, यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का दोनों की अभिक्रिया से जल प्राप्त होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो नहीं है। क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी 2 के सहयोग से जल का निर्माण होता है। जब आप रसायन को पढ़ेंगे तो आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और 8वां नंबर प्रश्न जो आपके बुक में दिया हुआ है, ये जो इनमें से कौन महासागर नहीं है, आप अपने बुक में देखेंगे तो अटलांटिक महासागर भी है, हिंद महासागर भी है, आर्कटिक महासागर भी हैं और प्रशांत महासागर भी हैं। ये चारों महासागर ही हैं और इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन महासागर नहीं है। तो इस प्रश्न का कोई सा भी उत्तर नहीं दिया जा सकता है। दुर्भाग्य से ये गलत प्रश्न प्रिंट हो गया है।
देखिए, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। क्या है? मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को डैश कहा जाता है। यहाँ पे खाली स्थान था, चूंकि मैं कॉपी में बना रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ह्यूमस कहा जाता है। किसको? इस भूमि में जो जीव जंतु दबते हैं और सड़ते गलते हैं, उनके अवशेषों को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। दक्कन के क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। और ये काली मृदा जो है, ये क्या है? लोहे और लैटेराइट के मिश्रण से ये क्या है? काली मृदा बन जाती है। तो आप हमारे अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। लैटेराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? निश्चलन प्रक्रिया से होती है। भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब देखिए, महासागरों में जल का 97% जल पाया जाता है। इस पृथ्वी पर जितने भी जल हैं, स्थल भाग में और जल भाग में, उन सब में से 97% जल कहाँ है? वो महासागरों में ही है। अब देखिए, अब जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। इसमें क्या कह रहा है? भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं? भूमि का हम किस किस तरह से उपयोग करते हैं, या फिर भूमि का किस तरह से उपयोग होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो भूमि उपयोग का अर्थ है कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से। हम भूमि का जो उपयोग करते हैं उससे संबंधित आंकड़ों से है। तो भूमि से संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। भूमि उपयोग के वर्ग निम्नलिखित हैं। वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, परती भूमि, अन्य कृषि अयोग्य भूमि और शुद्ध बोई गई भूमि। अब देखिए, इसमें से जो लिखा हुआ है कि आंकड़े बदलते रहते हैं। अगर हम वनों को काट के और वहां पे हम खेती करने लगे तो शुद्ध बोई गई भूमि का जो आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा। या फिर अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जो कृषि के लायक भूमि नहीं है, उस पे जब हम कृषि कार्य करने लगेंगे तो उसके आंकड़े बदल जाएंगे। या फिर जो परती भूमि है, जहाँ पे खेती नहीं होती है, वहां पे हम जंगल लगा दिए, तो पेड़ पौधे लगा दिए, तो अब वो जो परती भूमि है वो वन क्षेत्र की भूमि बन गई। तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं। नंबर 2 है, मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। ये जो मिट्टी है, मृदा है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में कह रहा है उल्लेख करने के लिए। तो 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा के निर्माण में किसी भी जगह में उपस्थित मौलिक चट्टान, मतलब वास्तविक चट्टान जो है, और क्षेत्र की जलवायु, वहां की जो जलवायु है, वनस्पति जो वहां वन है, और फिर सूक्ष्म जीवाणु जो जीव जंतु हैं, और क्षेत्र की ऊंचाई, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई क्या है, ढलान कितना है, तथा लंबे समय तक अनवरत प्रक्रिया होते रहने के बाद चट्टान के टुकड़े को भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुचरण से महीन कणों में बदलने से मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है? ये जो पहाड़ हैं, ये जो पत्थर हैं, ये जो चट्टान हैं, ये बरसात में, गर्मियों में और फिर सर्दियों में, यानी इसमें जो फैलाव और सिकुड़न, और बरसात के समय में चट्टानों का खिसकना, उसमें एक दूसरे के साथ टक्कर होना, उन टक्करों में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े का टूटना, उन टुकड़ों को पानी के साथ बहते हुए एक दूसरे से टकराना और फिर से उसका टूटना, इस तरह से महीन बालू, रेत जिसको कहते हैं, उसका निर्माण होना। उन रेतों का के साथ वनस्पति और सूक्ष्म जीवाणुओं का मिलके सड़ना, लाखों हजारों वर्षों तक जमीन में उसका दबना, इन सब प्रक्रियाओं के बाद 1 सेंटीमीटर मोटी परत का मृदा का निर्माण होता है। ये आप अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आना था, लेकिन गलती से क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद है।
ऋतुचरण से क्या अभिप्राय है, ये ऋतुचरण जो है ये इसको क्या बोलते हैं, तो बस वही है ऋतुचरण, बरसात, गर्मी और फिर सर्दी, तेज हवाओं का चलना, उसके साथ चट्टानों का टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, ये प्रक्रिया जो है ये ऋतुचरण है। तो ऋतुचरण पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना, तापमान उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया तथा चट्टानी पर्वतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना ऋतुचरण कहलाता है। अब नंबर 3 जो लास्ट है इसका क्या है, वो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसका नाम लिखने के लिए कह रहा है, तो वो 2 कारक हैं, या तो प्राकृतिक कारक है या फिर मानवीय कारक है। क्या है, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वालों 2 प्रमुख कारक हैं, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक क्या है, स्थल रूप में भिन्नता, मतलब कहीं पे पहाड़ तो कहीं पे पठार तो कहीं पे मरुस्थल तो कहीं पे मैदान। स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति। अब देखिए कहीं पे अगर उपजाऊ भूमि है तो वहां खेती होगी, किसानी होगी, कहीं पे खनिज है तो वहां कल कारखाने लगेंगे। तो जलवायु एवं जल संबंधित विशेषताएं, नदियां हैं तो वहां बाढ़ वाला क्षेत्र होगा। जैसे कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। मानवीय कारक तकनीकी ज्ञान से वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर होना भी भूमि उपयोग को प्रभावित करता है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र के लोगों का जो जीवन जीने का तरीका होता है, खेती करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। पठारी क्षेत्र में जो कुछ लोग रहते हैं उनके जीवन जीने का, उनके द्वारा पशु पक्षियों को पालने का, खाने पीने का उनका तरीका अलग होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन शैली अलग होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन शैली अलग होता है। तो भूमि के उपयोग भूमि के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह की भूमि है, वहां किस तरह से लोग रहते हैं, तो उसके अलग अलग उपयोग हैं। लेकिन उसमें जो 2 कारक हैं, एक तो प्राकृतिक कारक है कि भूमि जैसी बनी है उस तरह से वहां के लोगों का जीवन शैली होगा, और दूसरा मानवीय कारक होगा क्योंकि खनिज है तो वहां पे कल कारखाने लग जाएंगे, तो उसका उपयोग जो है सो प्रभावित हो गया, अलग हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो क्लास को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, और वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लें। और इस तरह के और भी क्लासेस को आप देखना, पढ़ना, सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को आप जाके विजिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं हम इसके दूसरे क्लास में।